हेलो फ्रेंड्स, आज हम हार्ट अटैक संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हार्ट अटैक से संबंधित इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके दिमाग में आते हैं उनका हमने एक लिस्ट बनाया था, उन सारे सवालों का आज हम डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करूँगा कि इन क्वेश्चन की सीरीज़ में आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। फिर भी यदि कोई छूट जाए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बता सकते हैं। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगला सवाल ये है कि क्या हार्ट अटैक के हर पेशेंट में एंजियोग्राफी करनी चाहिए? यूजली हार्ट अटैक के हर पेशेंट में एंजियोग्राफी करनी चाहिए, क्योंकि भले ईसीजी वाइज या इको वाइज आपको कोई छोटा हार्ट अटैक भी दिखता है, लेकिन अगर पेशेंट को एंजियोग्राफी में आप नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी नली का हार्ट अटैक है, कितना बड़ा हार्ट अटैक है और दूसरी नलियों का स्टेटस क्या है। मान लीजिए एक नली का हार्ट अटैक आया, आपने इसी से जज कर लिया, लेकिन दूसरी नलियों में ब्लॉकेज है या नहीं। एक नली 100% बंद हो गई, दूसरी में 50, 60, 70, 80% ब्लॉकेज हो सकता है। मल्टीपल नलियों का प्रॉब्लम हो सकता है और वो हार्ट अटैक भले माइनर आया हो, लेकिन हो सकता है नली में ब्लॉकेज अभी भी बाकी हो। ये सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको तब मिलती है जब आप एंजियोग्राफी करते हो। इसलिए हार्ट अटैक के ज़्यादातर पेशेंट में अगर कोई मनाही नहीं हो तो करना चाहिए एंजियोग्राफी। मान लीजिए अगर किसी पेशेंट का किडनी फेलियर है, या किसी पेशेंट की उम्र बहुत ज़्यादा है, या किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो वैसे केस में आप एंजियो नहीं करें तो चल सकता है, पर ज़्यादातर केस में आपको एंजियो करना चाहिए। एंजियो हर केस में यदि हम नहीं करते हैं तो इसका नुकसान क्या है? एंजियो यदि हम हर केस में नहीं करते तो उसका नुकसान ये है कि बहुत सारे अगले आने वाले हार्ट अटैक जिनको हम बचा सकते हैं वो मिस आउट हो जाएंगे, और कुछ दिनों, कुछ महीनों और कुछ सालों के बाद पेशेंट को वापस से हार्ट अटैक आएगा, जब उसकी कंडीशन वापस बिगड़ सकती है। तो इस तरह के केसेस में आप पेशेंट को सिर्फ दवा पर अगर छोड़ देते हैं तो एक अनप्रेडिक्टेड रास्ते पे छोड़ देते हैं, जिसमें आगे जाके क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो ऐसे केसेस में बेटर होता है कि हर केस में एंजियोग्राफी करके पहले डिसाइड कर ले कि कितने ब्लॉकेजेस और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितनी जल्दी, कितना अग्रेसिव हमें ट्रीटमेंट के लिए जाना है, कितनी स्ट्रॉन्ग दवा देनी है, ये सारा निर्धारण हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि कार्डियक रिहैबिलिटेशन क्या है और ये हार्ट अटैक के बाद जरूरी क्यों होता है? कार्डियक रिहैबिलिटेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें पेशेंट के डाइट का, एक्सरसाइज का, फॉलोअप का, दवाइयों का, उसकी लाइफस्टाइल में नॉर्मल वापस आने का, ये सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। बेसिकली एक टीम वर्क होता है जिसमें हर तरह के फिटनेस एक्सपर्ट्स और हेल्थ एक्सपर्ट, डाइट एक्सपर्ट, मेडिसिन एक्सपर्ट्स, कार्डियोलॉजिस्ट सब मिलके पेशेंट को गाइडेंस देते हैं कि किस तरह से हार्ट अटैक के बाद वो अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से चालू कर सकता है। रिहैबिलिटेशन का मतलब है पुनः विस्थापन, यानी कि फिर से पेशेंट को अपनी नॉर्मल लाइफ में स्थापित करना। यदि आप इस प्रोसेस को नहीं करते हैं हार्ट अटैक के बाद, तो हार्ट अटैक के बाद काफ़ी लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ चालू नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म उनको एंग्जाइटी वगैरह के प्रॉब्लम्स भी होते हैं और उनकी हेल्थ बिगड़ती भी है। तो यदि किसी पेशेंट का प्रॉपर विस्थापन होता है या प्रॉपर रिहैबिलिटेशन होता है तो लॉन्ग टर्म उनको प्रॉब्लम्स आने के चांस कंपेरेटिवली बेटर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिनका विस्थापन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो इसलिए ज़्यादातर हर पेशेंट का प्रॉपर विस्थापन होना चाहिए, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, और प्रॉपर इसके लिए टीम हो उसके द्वारा होना चाहिए। कई जगह पे क्या होता है, रिहैबिलिटेशन की टीम्स नहीं होती हैं तो प्रॉपर काम नहीं हो पाता। रिहैबिलिटेशन अगर प्रॉपर एक्सपीरियंस टीम हो तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी। अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हार्ट अटैक में महिलाओं को पुरुषों के कंपैरिजन में सेम सिम्टम्स आते हैं कि अलग सिम्टम्स आते हैं? महिलाओं को कंपैरेटिवली पेनलेस हार्ट अटैक्स और एटिपिकल हार्ट अटैक से आने का चांस ज़्यादा होता है, यानी कि उनको हार्ट अटैक होगा लेकिन पेन ना हो, या सिर्फ उल्टी जैसा लगे, या पेशेंट को घबराहट हो, बेचैनी हो, पसीना आए, पीठ का दर्द हो लेकिन छाती में दर्द ना हो, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए फीमेल पेशेंट्स में एटिपिकल प्रेजेंटेशन हार्ट अटैक के होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। मेल पेशेंट में टिपिकल छाती में दर्द हो, बाएं हाथ को जाए, घबराहट, झुनझुनी, पसीना हो, ये सारा टिपिकल फीचर्स मेल में होने का कंपैरेटिवली चांस ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेस का क्या रोल होता है हार्ट अटैक के आने में? यूजली स्ट्रेस रिलेटेड बॉडी में काफ़ी स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं जो कि बॉडी में क्लॉटिंग की प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। स्ट्रेस की वजह से आपके अनहेल्दी बिहेवियर्स होते हैं, आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी में जाते हैं तो आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी बिहेवियर करते हैं, किसी से अच्छे से बात नहीं करते, सोसाइटी में अच्छे से नहीं जीते। ये सारी चीज़ें हार्ट अटैक को बढ़ाने में, ट्रिगर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, ये सारे ही प्रोसेसेस हो सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर स्ट्रेस होना इन हार्ट अटैक के लिए एक इम्पॉर्टेंट मार्कर माना जाता है। जिन लोगों को भी ज़्यादा स्ट्रेस है उसे कम करने का प्रयास करना चाहिए।
योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इस तरह की चीज़ें करके आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस को भी कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हार्ट अटैक किसी भी उम्र में हो सकते हैं? हार्ट अटैक ज़्यादातर उम्रदराज लोगों की बीमारी है, ज़्यादातर 25-30 साल के आयु के बाद ज़्यादातर लोग को देखने को मिलती है। हालांकि ये कहना पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि 25 साल से कम उम्र में भी काफ़ी कॉमनली हम हार्ट अटैक आजकल देख रहे हैं। आजकल जैसे लोगों को खाना पीने में वगैरह में चेंजेस हो रहे हैं, लाइफस्टाइल के इश्यूज़ हो रहे हैं, उसकी वजह से ज़्यादा यंग एज में हार्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये माना जा सकता है कि हार्ट अटैक ज़्यादातर एक उम्रदराज लोगों के में होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन आता है कि यंग लोगों में हार्ट अटैक होने का क्या इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है? यंग लोगों की लाइफ में इतना मेंटल स्ट्रेस होता है, इतना उनकी लाइफ में आजकल तनाव होता है, जॉब को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, या गरीबी को लेके, या सोशल प्रेशर को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, ये सारी चीज़ों की वजह से उनके दिमाग में तनाव होता है, जिससे हार्ट अटैक्स आने का चांस बढ़ता है। इसके अलावा कई यंग लोग व्यसन करना चालू कर देते हैं, स्मोकिंग, गुटखा, मावा, तंबाकू, ये सब भी चालू कर देते हैं, अल्कोहल लेना चालू कर देते हैं, जिससे भी हार्ट अटैक ट्रिगर होते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी यंग लोगों में काफ़ी कॉमन है, बाहर का खाना, जंक फूड खाना, ऑयली स्पाइसी खाना, ये सब भी कॉमन है, इसकी वजह से भी काफ़ी हार्ट अटैक होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि जिम में जाने वाले लोगों में होने वाले आजकल हार्ट अटैक जो ज़्यादा देखे जा रहे हैं, उसका क्या कारण है? ज़्यादातर आजकल जिम वगैरह में जो हार्ट अटैक देखे जा रहे हैं, उसमें लोगों के थोड़े अनहेल्दी बिहेवियर्स होते हैं। लोग बहुत ओवर एग्रेसिव जिम करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, ओवर एग्रेसिव डाइट खाते हैं, ओवर एग्रेसिव प्रोटीन्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर में रहते हैं बॉडी बनाने के। ये सब चीज़ों से हेल्दी बिहेवियर नहीं बनता, अनहेल्दी बिहेवियर बनता है। लोगों को क्या लगता है कि जिम जाना, बॉडी बनाना हेल्थ की निशानी है, हम हेल्थ के लिए कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो हेल्थ के लिए नहीं होता। वो सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, अच्छा दिखने की वजह से और बॉडी को फ्लॉन्ट करने की इच्छा की वजह से लोग करते हैं। इससे फ़ायदा नहीं होता और इस तरह के बिहेवियर से उल्टा नुकसान होता है। तो इसलिए ये मान लेना कि किसी व्यक्ति की फिजिक बहुत अच्छी थी, वो बहुत हेल्दी था, उसकी जान चली गई, ये सोचना गलत है। बस ये है कि उसकी बॉडी बाहर से दिखने में अच्छी थी, लेकिन अंदर से वो वैसा ही है जैसे बाहर से टीन का डब्बा दिखने में बहुत अच्छा होता है और अंदर से खोखला होता है, वैसा ही उनकी बॉडी होती है। तो अंदर से उनमें बॉडी हेल्दी थी या नहीं थी, पोषण था या नहीं था, सब चीज़ें हेल्दी थी, सारे सिस्टम सही काम कर रहे थे या नहीं थे, यूजली कह पाना मुश्किल है। जिम में होने वाले हार्ट अटैक ज़्यादातर ये डाइटरी अब्यूज़ की वजह से और स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? साइलेंट हार्ट अटैक का बेसिकली मतलब है कि कंप्लीटली पेनलेस हार्ट अटैक, जिसमें व्यक्ति को कोई भी दर्द नहीं होता, सिर्फ घबराहट, बेचैनी, पसीना या इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, जो कि दर्द के अलावा बाकी सब होता है। इनको अगर आप जज करके ईसीजी करवाओ या जांच करवाओ तो पता चलता है कि हार्ट अटैक है। साइलेंट हार्ट अटैक ज़्यादातर उम्रदराज लोगों में, फीमेल लोगों में, डायबिटिक लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी मिस होने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए काफ़ी सजग रहने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आए तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यदि कोई इमरजेंसी है तो उसको मेडिसिन दीजिए, उसको हॉस्पिटल रश करने का प्रयास करिए। अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो उस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, सोशल सपोर्ट दे सकते हैं। अगर पेशेंट डिप्रेशन में तो उसकी मदद कर सकते हैं। बाद में उसके रख रखाव और लाइफस्टाइल से रिलेटेड हेल्प करके आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया तो अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग टाइम पे आप उसका हेल्प कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इस तरह के लोग को, क्योंकि जान का खतरा रहता है, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ये आता है, क्या हार्ट अटैक जेनेटिक होते हैं? यूजली अगर आपके माता पिता को हार्ट अटैक आया है और प्री मैच्योर हार्ट अटैक आया है, खासकर 45 वर्ष की आयु से पहले अगर हार्ट अटैक आया है, तो हार्ट अटैक की जेनेटिक होने का चांस होता है। उम्र के बाद अगर उनको हार्ट अटैक आया है तो उसके जेनेटिक होने का चांस कंपैरेटिवली कम होता है। पर अगर यंग एज में माता पिता को हार्ट अटैक आया है तो चांस हो सकते हैं, और वैसे लोगों को ज़्यादा जांच करवाने की ज़रूरत है। पहले से दवा उनको दिया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि आपके माता पिता को हार्ट अटैक आया तो क्या आपको भी दवा चालू कर देनी चाहिए? यूजली ये सोचना गलत है, क्योंकि दवा चालू करने का उतना ज़्यादा रोल नहीं है। दवा अगर आपको भी रिस्क फैक्टर्स हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो दिया जा सकता है, पर हर व्यक्ति को दवा चालू करने से उतना फ़ायदा नहीं होता है। उनको ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा रिस्क फैक्टर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ज़्यादा जांचें कराने की ज़रूरत है, और इसमें अगर कुछ गड़बड़ आता है तो दवा चालू करनी चाहिए। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो हम इस टॉपिक के पार्ट 3 में आंसर करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें।